एक बहुत ही प्यारा सा हेडिंग बनाइए, कंपनी। यहाँ से एक अलग ही भाग हो जाएगा आपके कॉपी, मतलब आपका कॉपी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से। बच्चों पहला स्टार देकर लिखिए तो, जब एक व्यापार या व्यवसाय का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाना हो तो कंपनी व्यापार का गठन किया जाता है। कंपनी व्यापार के संचालन के संबंध में 2013 ईस्वी में एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया, जिसे हम कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं। देखिएगा, इससे पूर्व हम कंपनीज एक्ट 1956 का अध्ययन करते थे। हाईलाइट करना, बड़े पैमाने 2013 ईस्वी संशोधित अधिनियम कंपनी एक्ट 2013। चल समझ इसको, क्या स्टार्ट हुआ है आज हम लोगों का। जब व्यापार को बहुत बड़े लेवल पर चलाना है, बड़े पैमाने पर चलाना है, तो वहां सोल ट्रेड या पार्टनरशिप काम नहीं आता है। क्यों नहीं काम आता है? क्योंकि सोल ट्रेड में आदमी कितने होते हैं? एक। अकेला चना कभी भाड़ फोड़ता है? नहीं। ताकत तो एकता में होती है, ऐसा सुना है ना आपने। एक अकेला व्यक्ति कितना लगा लेगा पैसा? एक अकेला व्यक्ति अनलिमिटेड पैसा तो नहीं जमा कर सकता। इस वजह से, और पार्टनरशिप में भी तो लिमिट है। मैक्सिमम कितने? 50 आदमी मिलकर के भी बहुत कितना पैसा जमा कर लेंगे। लेकिन कंपनी कंपनी एक ऐसा व्यापार है जहां पे आदमियों की कोई लिमिट नहीं है। अब सोचो कि 50 आदमी को अगर जमा करके कहें कि 1 करोड़ रुपया जमा कीजिए तो 1000 बार सोचेगा। लेकिन 1 करोड़ आदमी को कहें 1 रुपया दीजिए तो 2 मिनट में 1 रुपया देगा, 1 करोड़ रुपया तुरंत जमा। नहीं समझा हमारी बात? और अगर भारत की आबादी 100 करोड़ है तो 100 करोड़ भारतवासी 1 रुपया अगर डेली जमा करे तो 100 करोड़ की कंपनी डेली खड़ी हो जाए। समझ पाए? तो कंपनी ये है जहां पे आदमियों की कोई लिमिट नहीं है, और ज्यादा आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे, योगदान देंगे, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जो कि एक आदमी या 50 आदमी के लिए बिल्कुल असंभव जैसा है। क्या आप लोग समझ पाए? क्या समझा? बड़े पैमाने पर व्यापार करना हो तो क्या विकल्प है? कंपनी। सबसे बड़े लेवल पर व्यापार करना है तो एक ही विकल्प है, वो है कंपनी। 2013 ईस्वी में एक संशोधित अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडेड एक्ट। क्या बोलते हैं? एक्ट मतलब नियम, अधिनियम, कानून। तो कानून जो पास होता है वो कहां पास होता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपना साइन करते हैं तो कोई चीज एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो यहां पर एक वर्ड है संशोधित अधिनियम। अधिनियम मतलब कानून। तो ये कैसा कानून था? संशोधित कानून था। मतलब ये कानून इससे पूर्व में था, इसमें संशोधन किया गया। मतलब तुम्हारे पास कॉपी पहले से थी, उसमें तुम बस कुछ कुछ सही किए। क्या किए? तो इसको बोलते हैं संशोधन करना। एक होता है नई कॉपी बनाना, और एक होता है पुरानी कॉपी में ही कुछ नई चीजों को जोड़ देना। संशोधन समझ में आया? तो संशोधन का मतलब ये कानून तो पहले से ही था, ये कानून अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। लेकिन 2013 में नए व्यवसायों के जन्म के बाद, कंपनी जगत में बहुत बड़े बदलाव के बाद, एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, बदलाव क्या किया गया। ये बदलाव कब हुआ? और इस वजह से हम लोगों का जो कंपनी एक्ट है वो नया कंपनी एक्ट बन के आया, कंपनी एक्ट 2013। यद्यपि ये पहले से ही था, और इससे पूर्व हम इसे कंपनी एक्ट 1956 के नाम से जानते थे, 1956। क्या आप लोग समझ पाए? 1956 से भी पहले ये था, लेकिन उस समय किसी और ईयर के नाम से था। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि हम जो कंपनी एक्ट पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे 2000। हम लोग कौन सा कंपनी एक्ट पढ़ेंगे? और इससे पूर्व अगर कोई हमसे एक बार पूछ ले कि इससे पूर्व में कौन सा था, तो हम कहेंगे 1956। यानी 1956 के बाद एक बड़ा बदलाव कब आया? 2013 में। मुझे लगता है कि ये पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। एक लाइन छोड़कर स्टार दीजिए और लिखिए, कंपनी के अनुसार कंपनी व्यापार का अभिप्राय विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति से है। ये लिखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड द आई ऑफ लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड इन द आई ऑफ लॉ, जिनका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिस पर उसकी सार्वमुद्रा कॉमन सील लगी होती है। ये इसको समझिए। सबसे पहले कंपनी अधिनियम समझ गए, 2013 में बना। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी, अब कंपनी की जो परिभाषा है उसको मैंने अलग अलग भाग में बांट कर आपको लिखा ताकि आपको आसानी से
याद हो सके। समझ में आ रही है बात? एक साथ पढ़ोगे तो भारी हो जाएगा, लगेगा कि कितना बड़ा परिवार। कंपनी व्यापार का अभिप्राय विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति से है। इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब देखिए, व्यक्ति तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों को भगवान ने बनाया। हम लोग नेचुरल पर्सन, हम लोग कैसे पर्सन हैं? लेकिन एसबीआई बैंक को किसने बनाया? एसबीआई बैंक को हम लोगों ने बनाया। आप कहिएगा एसबीआई बैंक व्यक्ति थोड़ी ना है। हम कहेंगे कानून के नजर में एसबीआई बैंक व्यक्ति है, क्योंकि आप एसबीआई बैंक पर केस कर सकते हैं। आपके नजर में व्यक्ति है कि नहीं वो मैटर नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि कानून के नजर में उसको व्यक्ति का दर्जा मिला है कि नहीं मिला। हम और आप व्यक्ति हैं तो अपने नाम से लोन ले सकते हैं। तो आप देखिए कि एसबीआई अपने नाम से लोन ले सकती है कि नहीं। तो एसबीआई भी अपने नाम से लोन ले सकती है, एसेट खरीद सकती है। अगर ये तमाम काम वो अपने नाम से कर सकती है तो कानून के नजर में वो भी पर्सन है और हम भी पर्सन है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि हम नेचुरल पर्सन है और वो मानव निर्मित पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बोलिए एक बार। फॉर्म्ड इन द आईज ऑफ लॉ। हम लोगों का जन्म मां से होता है, लेकिन क्या एसबीआई बैंक का जन्म किसी मां से हुआ होगा? नहीं। तो एसबीआई बैंक के पेरेंट्स कौन? हमारे तो पेरेंट्स हैं, आपके तो पेरेंट्स हैं। एसबीआई बैंक के पेरेंट्स कौन? तो एसबीआई बैंक के पेरेंट्स माँ बाप, लॉ, कानून ही जननी है। समझ में आ गई बात? तो कंपनी के जनक कौन? कंपनी के माता पिता कौन? कानून। कंपनी का जन्म कानून के माध्यम से होता है। क्योंकि कानून उसे पर्सन का दर्जा देता है, इसीलिए वो पर्सन। क्या आप समझ पाए? हम और आप तो पर्सन उसको कहते हैं जो सांस लेता है, हमारे और आपके जैसा दिखता है। लेकिन कानून सांस लेने वाले को और हमारे और आपके जैसा दिखने वाले को पर्सन नहीं कहता। कानून तो उसे पर्सन कहता है जिसके ऊपर केस किया जा सके या जो अपने नाम से किसी और के ऊपर केस कर सके। क्या आप समझ पाए? तो इस वजह से आप याद रखेंगे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। यानी कंपनी को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? कानून के द्वारा। सब लोग समझ पाए? कंपनी का अपना एक, जिसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब वैधानिक अस्तित्व। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको समझिए। आप इससे पहले एक बात जानते हैं, मान लीजिए ये व्यापार है और ये इसका मालिक। अब एक ही मालिक है, इसको कहेंगे सोल ट्रेड। क्या कहेंगे? सोल ट्रेड में ये जो व्यापार है इसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते, काहे कि सोल ट्रेड में व्यापार का कोई अलग अस्तित्व। आप इस व्यापार पर, फलना किराना स्टोर पे आप केस नहीं कर सकते, उसके मालिक पर केस होगा। इस पर केस होगा। क्या आप समझ पाए? लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्री पे केस कर सकते हैं, अंबानी पर केस नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, किराना दुकान में किस पर केस हो गया? मालिक पर केस हो गया। लेकिन रिलायंस वाला कंपनी का जब मामला आया तो वहां मालिक पर केस नहीं होगा, वहां कंपनी पर केस होगा। मालिक गोवा में घूमेगा। समझ में आ गया ना? और केस किस पर होगा? कंपनी पर होगा। ये अंतर है, इसी अंतर को आपको समझना है और इसे ही हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलते हैं? यानी अपनी एक अलग एंटिटी। एंटिटी मतलब पहचान, अस्तित्व। तो कंपनी की एक अलग पहचान होती है, उसका एक अलग अस्तित्व होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपने नाम से एसेट खरीद सकती है। कंपनी अपने नाम से, आप कोई एसेट लेते हैं तो नाम लिखवाते हैं ना, तो वहां कंपनी अपना नाम लिखवा सकती है, अपने नाम से एसेट ले सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है, अपने नाम से किसी पर केस कर सकती है और अपने नाम से केस लड़ सकती है। आप लोग समझ पाए? इसी को बोलते हैं अपनी एक अलग पहचान। एक सोल ट्रेड, क्या बोला? एक सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, डूब जाओ पढ़ाई में। एक सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में अपना अलग पहचान नहीं होता, वो मोहताज होता है अपने मालिक के नाम के लिए। क्या मोहताज होता है? पार्टनरशिप व्यापार पे केस करोगे, केस होगा पार्टनर। यानी कानून कहता है, कौन कहता है कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व इसके मालिक के नाम से है। इसका अस्तित्व मतलब तुम कुछ भी करोगे तो मालिक झेलेगा। समझ में आ गया ना? लेकिन बोला कंपनी का अपना अस्तित्व है, कंपनी पर कुछ भी करोगे तो मालिक के नाम का मोहताज ये नहीं है, ये अपने आप में एक आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। और चूंकि ये आदमी है, बोल एक बार, फील करके, चूंकि ये आदमी है, हम आदमी हैं, तो हमारा सिग्नेचर है। नहीं सिग्नेचर आता है तो अंगूठा है। तो कंपनी का हाथे नहीं है तो सिग्नेचर अंगूठा का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन चूंकि आदमी की एक पहचान होती है, हम बैंक जाते हैं, कहीं जाते हैं,
आधार के माध्यम से हमको पहचानने का सरकार के पास एक तरीका है ना जी। हम हैं ये कैसे पता चले? कोई भी कल को आके बोले कि मेरा नाम ये है, हमारा ही नाम लेकर, तो सरकार सरकार इस चीज का पहचान कैसे करेगी? आधार कार्ड, उसमें हमारा फिंगरप्रिंट है वो मिलाएगी, आईरिस मिलाएगी, कुछ ना कुछ तो पहचान करेगी, हमारा सिग्नेचर मिलाएगी। कंपनी में इस प्रकार से काम नहीं होगा। कंपनी के पास हाथ नहीं है, कहां से फिंगरप्रिंट मिलाइएगा? लेकिन आदमी है तो पहचान करना आवश्यक है, हर आदमी की पहचान होगी। इसलिए कंपनियों के पास एक हस्ताक्षर के रूप में, उसका जो हस्ताक्षर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नेचर है कंपनी के पास। इसी को हम कहते हैं कॉमन सील। क्या बोलते हैं? तुम्हारे घर में एलआईसी का पेपर रखा होगा, एलआईसी का पेपर में देखना, हर पेपर में ऐसे करके हाथ का साइन बना होगा, जा करके देखना। वो जिस पेपर पे नहीं है, अच्छा तुम्हारा आई कार्ड होगा कॉलेज का, उसमें कॉलेज का मुहर होगा, तुम्हारा कॉलेज एक व्यक्ति है और तुम्हारे कॉलेज का जो मुहर है वो उसका सिग्नेचर है। क्या आप समझ पाए? अगर वो तुम्हारे आई कार्ड पे नहीं है, तुम्हारा आई कार्ड वैलिड नहीं है। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का अपना एक मुहर है। तो कहने का मतलब कॉमन सील मतलब एक डिजिटल सिग्नेचर। क्या बोला? कंपनी व्यक्ति है, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, इसलिए उसके पास डिजिटल सिग्नेचर होता है, जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। क्या कहते हैं बता? अभी सबको जोड़ो, बताओ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड इन द आइज ऑफ लॉ, रिपीट, हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सील। क्लियर है? क्या आप लोग समझ पाए? आसान भाषा में कंपनी की परिभाषा समझ में आ गई? दो नोट्स आपका हुआ, एक स्टार देकर कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टार देकर कंपनी का डेफिनेशन। क्लियर है? एग्जाम में आएगा कंपनी से आप क्या समझते हैं, आप ये परिभाषा लिख पाएंगे अच्छे से? अच्छा, या कंपनी के बारे में थोड़ा और बताना हो तो ये सब आप समझा पाएंगे? अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि कंपनी की विशेषता बताएं। क्या बताएं? चलिए एक लाइन छोड़कर स्टार दी। विशेषताएं लिखा। विशेषता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीचर। कंपनी की क्या फीचर है? कंपनी व्यापार की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। कंपनी विधान के अधीन निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। चलिए नंबर 2, एक लाइन छोड़ देना बुआ। अर्थात किसी भी प्रकार के कानूनी कार्यवाही के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, उसका स्वामी मतलब ऑनर। कंपनी व्यापार को, प्लीज हंसी मजाक का माहौल नहीं है, आप जो जो लिख रहे हैं वो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो इसी पर ध्यान लगाएं। इस वजह से ध्यान से देखिए कि क्या लिख रहे हैं आप। स्वामी शेयर होल्डर होता है। कंपनी का जो मालिक है वो कौन है? शेयर होल्डर होता है, जिसकी संख्या बहुत अधिक होती है। अतः कंपनी व्यापार का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। इस कारण हम ऐसा कहते हैं कि कंपनी व्यापार का मैनेजमेंट के ओनरशिप से अलग होता है। कंपनी व्यापार का अस्थायी जीवन काल होता है। इसके शेयर होल्डर के मृत्यु, दिवालियापन या पागल से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण इस संदर्भ ऐसा कहा जाता है कि मेंबर में कंपनी गोज फॉरएवर। कंपनी अपनी एक सार्वमुद्रा कॉमन सील होती, जिसे उसकी सभी डॉक्यूमेंट पर कंपनी हस्ताक्षर का काम करता है। चलिए एग्जाम में एक सवाल आया, कंपनी की विशेषता बताएं, और आपसे लगभग 2 या 3 विशेषता पूछेगा। हमने आपको 5 लिखवा दिया, तो आपको ये 5 में से कोई भी 3-4 आपको याद रहे, सब याद ही रह जाएगा। देखो सबसे पहला विशेषता, पहला तो ये है वो 5 को याद रखने, अभी अभी याद करेंगे। मतलब कोई भी चीज नोट्स में इसलिए नहीं कि लिख लो घर चले जाओ, ऐसा नहीं, दिमाग में सेट करके बाहर निकलो। पहला, कंपनी विधान के अधीन, तो बउआ विधान मतलब क्या? लॉ। कंपनी का जन्म लॉ से हुआ है, पहला विशेषता। दूसरा, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये इसी में शामिल हो गया। क्या आप लोग समझ पाए? अगला पॉइंट है कि जो कंपनी व्यापार है उसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी बताए थे अभी कुछ देर पहले, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो बार बार हिंदी इंग्लिश मिक्स करके थोड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, मतलब इसका मतलब भी लिखवा दिया। अर्थात किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही होगी, केस होगा, मुकदमा होगा, के लिए कंपनी जिम्मेदार होगा। कौन जिम्मेदार होगा? ना कि उसका मालिक। कितना सरल लैंग्वेज में समझ में आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। आगे बढ़िए। तीसरा, वो पहला याद करना, पहला क्या? लॉ से जन्म हुआ। पहला बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सन, याद कर। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, याद रहेगा एकदम याद कर। 5 पांडव थे, पांचों को याद करेंगे। पहला क्या? आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। क्या? पृथक वैधानिक अस्तित्व। तीसरा, तीसरा हो गया कि जो, अब इसको समझो, तीसरे को थोड़ा समझना है। कंपनी का जो स्वामी है वो तो शेयर होल्डर है, जो शेयर में पैसा लगाया वो शेयर होल्डर। अब इसकी संख्या बहुत अधिक है, 1 करोड़ आदमी है। अब जा सुनो,
1 करोड़ आदमी खड़ा होगा कोई निर्णय लेने के लिए तो पहले तो मारे हो जाएगा। अब तुम सोचो भारतवासी 100 करोड़ आदमी को बोलते, मोदी जी पूछते क्या करें, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें? तुमको लगता है कि सब कहता हाँ, कुछ कहता नहीं, कुछ कहता हाँ, कुछ कहता खत्मे कर दीजिए। इस प्रकार से सबका निर्णय अलग अलग होता। अब तुम बताओ, अच्छा अब मोदी जी कहते हैं कि चलिए ठीक है, हर गांव में ग्राम सभा होगा और गांव के लोग बताएंगे जहां जिसका सबसे ज्यादा डिसीजन होगा, सब हाँ जिसमें सबकी ज्यादा सहमति होगी वो काम होगा। एक निर्णय लेने में कितना दिन लगता सोचो, तो चुनाव जैसा काम हो जाता। जैसे चुनाव में 5 साल के बाद एक बार चुनाव होता है, कितना तामझाम होता है, हर छोटे छोटे निर्णय के लिए सबसे पूछा पूछी करोगे, संभव है कोई काम होगा? इस वजह से चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है, लॉजिकल बात समझना, चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है इसीलिए ये लोग मिलके मैनेज नहीं करेंगे। तो मैनेज कौन करेगा, व्यापार का संचालन कौन करेगा? तो संचालन करेगा डायरेक्टर्स की एक टीम, संचालकों की एक टीम, जिसे बीओडी कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, समझ में आ गया। डायरेक्टर्स की एक टीम होती है। चलो बहुत अच्छा। अब चूंकि जो पैसा लगाया वो मालिक, गधों समझना, इमेजिन करो ये कंपनी है, दिखाई दिया पैसा मैंने लगाया तो मैं शेयर होल्डर, पैसा मैंने लगाया मैं शेयर होल्डर, तुम लोग भी पैसा लगाया तो तुम लोग भी शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर की संख्या इतनी ज्यादा है तो हम सब मिलके कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि कोई भी निर्णय होगा तो 5 को कहेगा नहीं करना है, 5 को कहेगा करना है, तो यही हाना हाना में लगा रहेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सचिन को बोला कि तुम्हें मैं डायरेक्टर बनाता हूं। हम सब लोग तो शेयर होल्डर बन गए और एक कंपनी चलाएगा सचिन। क्या आप समझ पाए? तो सचिन क्या हो गया, डायरेक्टर, हम सब लोग क्या हो गए, शेयर होल्डर। जो लगाया वो चलाया नहीं, समझा हमारी बात? जो लगाया वो चलाया नहीं और जो चलाया वो लगाया नहीं समझा हमारी? अच्छा, इससे एक फायदा हुआ। एक फायदा क्या हुआ कि जैसे मैंने लगाया, मैंने पैसा लगाया, मैं मालिक हूं। अगर मैं ही चलाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि पूरा प्रॉफिट ले लेते हैं या बाहर में हम पूरा प्रॉफिट, लेकिन सचिन को इस बात का लालच, क्योंकि उसने लगाया नहीं, तो सचिन को तो सैलरी देंगे और वो कंपनी मैनेज करेगा, तो सचिन कभी ये नहीं सोचेगा कि पूरा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट लेने का अधिकार सचिन को नहीं। समझा हमारी बात? लेकिन अगर हम और तुम मैनेज करते तो क्या होता, अपना पहले अपना फायदा सोचते। इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेस होता है और इसलिए कहा जाता है कि कंपनी का जो ऑनर है, क्या वो मैनेज नहीं करता है, और जो मैनेज करता है वो ऑनर नहीं है। इसका मतलब ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। क्या आप समझ पाए? क्या बोलोगे? कंपनी का ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग होता है। बोलो क्या बोलोगे? सब लोग समझ पाए? पहला बता, आर्टिफिशियल पर्सन, गधों, आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी नहीं तो कभी नहीं, बात खत्म, जो होगा अभी होगा। सबसे पहला क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, कुछ बेउदास एकदम सुस्त है, एकदम उसको सुस्ती है, खाता पीता ठीक से टाइम पे नहीं है तो सुस्ती नहीं रहेगा। हाँ बताओ, पहला क्या था? पहला क्या था बता? दूसरा क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा, तीसरा है ऑनरशिप और मैनेजमेंट, दोनों अलग अलग होता है। ऑनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। इंग्लिश में कहना हो तो इंग्लिश में कहो, हिंदी में कहना हो तो हिंदी में। समझ में आ गया ना? भाव मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? हाँ, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी सब में कुछ नहीं रखा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। समझ में आ गया ना? चल आगे बढ़। चौथा, चौथा फीचर अभी पूछेंगे, जो बताएगा उसी को जब बाहर जाने देंगे, तो इसलिए बार बार बोलना है। हम लोगों के लिए यही धर्म है, यही कर्म है। हनुमान चालीसा, भगवत गीता, रामायण, क्या बोलते हैं, कुरान उरान, सब यही है। 2 महीना तक सब यही है, उसके बाद अपना चेंज करना। समझ में आ गया ना? चलो अब यहाँ पे कंपनी, कंपनी का जो जीवन होता है वो स्थायी जीवन काल होता है। कैसा जीवन काल? मतलब इसका जो परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसका कैसा एग्जिस्टेंस? इंग्लिश में इसको परपेचुअल सक्सेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अभी तुमको इंग्लिश के इन वर्ड में नहीं उलझना है, बस इतना याद रखना। अच्छा लिख ही देते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। अब तुम लोग मत लिखना अभी, परपेचुअल क्या लिखा, सक्सेशन क्या लिखा, परपेचुअल सक्सेशन, इसे रिलेट कर पाओगे। परपेचुअल मतलब होता है परमानेंट, परपेचुअल मतलब परमानेंट, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। यानी कंपनी के जो वारिस हैं वो लगातार आते रहते हैं, तो इसमें कोई पगला गया, कोई मर गया, कोई दिवालिया हो गया, इस सब का कोई प्रभाव नहीं आता है। बाप की संपत्ति बेटे की हो जाती है ना, वारिस रहता है तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं ना है। उसी प्रकार कहा कि कंपनी में वारिस की कोई कमी नहीं है, कोई कितना भी मरे जिए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इसी बात को इंग्लिश में लिखवाया मैंने, मेंबर में कम, मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में कम आएगा, शेयर होल्डर आएगा, मेंबर में गो, शेयर होल्डर जाएगा। ये आना और जाना लगा रहेगा, बट कंपनी गोज फॉर एवर, हमेशा कंपनी हमेशा चलती रहेगी। अब आप ये पूछेंगे ऐसा कैसे?
हम सब लोग इतने सारे लोग हैं, हम सब लोगों ने पैसा लगाया, तुमको पगलाइए जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? आप समझ पाए? अब कोई ये बेहुदा सोच रहा होगा सब पगला गया तब, नहीं समझा? ऐसा दिमाग लगाने वाला कोई होगा कि सब पगला गया तब तो कंपनी बंद होगा? तो हम कहेंगे कि आप सब लोगों के पास हिस्सा है, कंपनी का क्या है? हिस्सा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब एक अलग ही दुनिया में हम लोग अब जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सी दुनिया है। तो हम सब लोगों के पास शेयर है, टिकट। एक बात हमको बताओ, तुम सिनेमा हॉल जाते हो, टिकट लिया, अब तुम सिनेमा देखने जाओगे, अचानक तुमको माथा दर्द करने, तुम छोटे भाई को भेज देते हो, किसी दोस्त को, अरे वो टिकट ले लिए थे। बर्बाद होने दोगे? नहीं ना होने दोगे। वही बात है कंपनी में। कंपनी में जो तुम पैसा लगाया तो तुमको मिला शेयर, तुम पगला गया, तुम्हारा बेटा तो ठीक है, तुम्हारा रिलेटिव तो ठीक है, वो शेयर तुम जिसको दोगे वो मालिक। नहीं समझा हमारी बात? तो बताओ, किसी के पगला जाने का, किसी का दिवालिया हो जाने का, किसी का डेथ कर जाने का कोई प्रभाव कंपनी पर पड़ेगा? क्यों? क्योंकि कंपनी को चलाने वाला तो सचिन है और हम लोग मालिक हैं, तो मालिक तो बदलते रहेंगे। आज शेयर मेरे पास है तो मैं मालिक, कल मैंने इसको दे दिया ये मालिक, इसने उसको दे दिया वो मालिक, उसने उसको दे दिया वो मालिक। पगलाते रहो, शेयर देते रहो दूसरे को। समझ में आ गया? कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो बताओ चौथा क्या था? परपेचुअल सक्सेशन। चौथा क्या कहोगे? पहला आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, बोलना सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग है, मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग है, चौथा परपेचुअल सक्सेशन, क्या बोलोगे? निरंतर उत्तराधिकार। इसके इसका जो कंपनी का जो जीवन है वो निरंतर चलता ही रहेगा, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी बनते रहते हैं। पांचवा, अच्छा ये याद रहेगा, मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज फॉर एवर। क्या बोला? बोल एक बार। मेंबर आएगा मेंबर जाएगा, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। बोल एक बार ऐसे, मेंबर आएगा मेंबर जाएगा, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। समझ में आ गया? इंजॉय करना है, क्या करना है? चलो आगे बढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट, कंपनी चूंकि आदमी है, जब चूंकि कहा जाता है ना तो उसके बाद रुका जाता है, जैसे कॉम कॉमा देते हो ना, ये तो ऐसे लग कंपनी चूंकि तो ऐसे नहीं होगा। चूंकि कहने का एक भाव होता है, देखो ऐसे, कंपनी चूंकि, चूंकि क्या है तो रुके ना, मतलब क्योंकि वो आदमी है, कंपनी क्या है, इसीलिए उसका एक डिजिटल सिग्नेचर भी होता है। क्या होता है? उसे हम लोग कॉमन सील बोलते हैं। और कंपनी के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर इसका हस्ताक्षर होगा, अगर नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। सब लोग समझ पाए? अब अगर मैं इसको निचोड़ के रूप में याद रखूं तो मैं कहूंगा कि 5 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? पहला, आर्टिफिशियल पर्सन। इन जो लय लय बिगड़ने मत दो। पहला आर्टिफिशियल पर्सन, फिर से बोल। हाँ बहुत अच्छा। दूसरा, सेपरेट लीगल इंटिटी, बहुत अच्छा। तीसरा, मेंबर और ओनरशिप अलग अलग, मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होता है। 3 हो गया। चौथा, परपेचुअल सक्सेशन। पांचवा, कॉमन सील। हो गया। कंपनी की विशेषता खत्म, कंपनी का परिभाषा खत्म, कंपनी का इंट्रोडक्शन समाप्त। क्या हो गया? एक लाइन छोड़कर स्टार दो। देखो, एक भाग बेहुदा सब लिखेगा तो बोल रहा है, एक कंपनी व्यापार अपने यहाँ कैपिटल का निर्माण शेयर के माध्यम से करता है, अर्थात शेयर जारी करके कंपनी व्यापार के द्वारा कैपिटल का निर्माण किया जाता है। वो इसको VBA करना, हाईलाइट करना, शेयर जारी करके कैपिटल का निर्माण। शेयर जारी होगा, जारी मतलब इशू, शेयर बेचा जाएगा तभी कैपिटल का निर्माण होगा। एक लाइन छोड़कर फिर स्टार दे और शेयर एक यूनिट है जिसके सहायता से कोई एक कंपनी व्यापार अपने यहाँ कैपिटल का निर्माण करता है। वह व्यक्ति जो कंपनी के शेयर में अपना धन निवेश करता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं, शेयर होल्डर कहा जाता है। एक शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर मतलब अंशधारी, शेयर होल्डर को बदले में लाभांश डिविडेंड प्राप्त होता है। डिविडेंड, लाभांश
लाभ का वह भाग जिसका वितरण शेयर होल्डर के बीच किया जाए से डिविडेंड कहा जाता है। जब कंपनी को लाभ होता है अर्थात लाभ दशा में ही कोई एक कंपनी लाभांश का वितरण करती है, हानि की दशा में लाभांश का वितरण नहीं किया जाता है। लाभांश का वितरण नहीं किया जाता है, हानि की दशा में लाभांश का वितरण नहीं किया जाता है। क्या चलो एक बार समझ लें इसको, चल जल्दी से समझ हुआ मेरे। एक बार सुन, कंपनी को चलने के लिए चाहिए पैसा। सुन अपने तरीके से समझा रहा हूँ। ये क्या है? कंपनी। बोलने का था सब, ये क्या है? कंपनी। ये चलेगा तो पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए। सिनेमा हॉल को चलने के लिए पैसा चाहिए तो क्या बेचता है? टिकट। कंपनी को चलने के लिए पैसा चाहिए तो क्या बेचेगा? शेयर। समझ में आ गया? शेयर बेचने को ही कहा जाता है शेयर जारी करना। शेयर जारी करना समझ गए? अच्छा, शेयर जैसे जैसे जारी होगा, 4 गो शेयर जारी कर दिए, 4 गो शेयर का जो पैसा होगा उससे कैपिटल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मतलब जितना शेयर बिकता जाएगा उतना पैसा आता जाएगा और उसी पैसे को कैपिटल में रखते जाएंगे। वही पैसा, शेयर बेच के जो पैसा आया वही कैपिटल है। वही क्या है? कैपिटल है। अब एक मिनट, शेयर क्या है? शेयर एक यूनिट है। यूनिट मतलब टुकड़ा। कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़। कंपनी का कैपिटल है तो किसी एक आदमी से तो 1 करोड़ नहीं ले लेंगे, तो 1 करोड़ आदमी से 1-1 रुपया लेंगे, तो सबको एगो एगो टुकड़ा देते जाएंगे। तो वो जो शेयर है वो क्या है? शेयर है वो टुकड़ा, एकदम छोटा सा पार्ट। शेयर क्या है? एक, उसको यूनिट बोलते हैं, जिसकी सहायता से कोई कंपनी व्यापार अपने यहाँ कैपिटल का निर्माण कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर बेचती है और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का निर्माण होता है। सब लोग समझ गए इस बात को? आगे बढ़िए। वह व्यक्ति जो कंपनी के शेयर में पैसा लगाता है, शेयर को खरीदता है, वो उसको हम क्या कहेंगे? शेयर मतलब अंश। शेयर मतलब अंश मतलब टुकड़ा, भाग। कंपनी का एक अंश तुम्हारे पास है तो यानी एक भाग के मालिक तुम भी हुए, एक भाग इसके पास है, एक भाग का मालिक ये भी हुआ, एक भाग मेरे पास है, एक भाग के मालिक हम भी हुए, तो हम सब हो गए शेयर होल्डर। क्या बोला मैंने? जो आदमी शेयर में पैसा लगाएगा बोल, उसे शेयर होल्डर कहेंगे। सब लोग समझ गए? उसके बाद शेयर होल्डर पैसा क्यों लगाएगा? पूछ, शेयर होल्डर पैसा क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको मिलेगा डिविडेंड। अब एग्जांपल समझो, तुम सब लोगों ने 10-10 रुपया जमा किया, यानी तुम लोगों के पास 10 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? इमेजिन कर पाए, ये कंपनी है, यहाँ से एक एक शेयर तुम सबने खरीदा। एक शेयर 10 का था, तुम लोगों ने कितने लगाए? 10। अब मान लो कि 50 आदमी है, अब 10-10 रुपया दिया तो 500 रुपया जमा हो गया यहाँ पर। अब कंपनी उस 500 से धंधा करेगा। क्या करेगा? व्यापार करेगा। तो 500 से 700 कमाएगा, 200 रुपया का फायदा हुआ। वो जो 200 रुपये का फायदा है उसको फिर तुम सब लोगों को बुला करके बांट देगा, उसको बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? अब इसका मतलब ये हुआ कि अंशधारी यानी हम सब लोग पैसा इसलिए लगाए थे ताकि हमको हर साल क्या मिलता रहे? लाभ का अंश, लाभांश। लाभ का अंश, लाभांश। समझ में आ गया ना? तो शेयर होल्डर पैसा क्यों लगाएगा? डिविडेंड के लालच में। बोलना, डिविडेंड के लालच में शेयर होल्डर पैसा काहे लगाएगा? डिविडेंड के लालच में। सब लोग समझा कि? चल आगे बढ़। डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड मतलब लाभ का वह भाग जिसका वितरण, वितरण मतलब बंटवारा, शेयर होल्डर्स के बीच किया जाएगा। सब लोग समझ पाया? कोई दिक्कत? आगे बढ़। जब कंपनी को लाभ होता है तब तो वो लाभांश बांटता है, लेकिन हानि की दिशा में लाभांश का वितरण नहीं किया था। सब लोग समझ गया होगा। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मुझे बताओ कैसा लगा कम? इसको घर जाकर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? एक बार आज पढ़ना, कल एक बार आने से पहले पढ़ना, और जो नहीं पढ़ेगा उसका सातु विद्या नाश। चल ठीक है।